Hello everyone. Now we will start the series on physiology. We will start the series on physiology from the book Guyton. जितना भी फिजियोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सब स्टैंडर्ड बुक गाइटन से होगा. एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द गाइटन ऑन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 38. तो लेट्स स्टार्ट. तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन होता क्या है. रेस्पिरेशन इज द एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द एल्वुलाई. मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर होता है हमारा एंड द एल्वुलाई जो होते हैं लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं उसके बीच में जो हमारा गैस एक्सचेंज होता है इन एंड आउट ऑफ द गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वुलाई, उसको हम बोलते हैं पल्मनरी वेंटिलेशन. एंड दिस चैप्टर इज अबाउट द पल्मनरी वेंटिलेशन, फर्स्ट चैप्टर. तो रेस्पिरेशन के वैसे बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज दिस पल्मनरी वेंटिलेशन, सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वुलाई एंड एट द लेवल ऑफ ब्लड, जो एल्वुलाई और ब्लड में गैसियस एक्सचेंज होता है. थर्ड इज ब्लड से बॉडी टिश्यूज तक जाती है जब गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज. फोर्थ इज द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है. तो बेसिकली रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं. एंड इन दिस चैप्टर 38 ऑफ द गाइटन इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वी विल लर्न अबाउट ओनली पल्मनरी रेस्पिरेशन. तो आज हम पढ़ेंगे पल्मनरी रेस्पिरेशन के बारे में सिर्फ. तो व्हाट इज पल्मनरी रेस्पिरेशन? पल्मनरी रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वुलाई. हम यूजुअली क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करेंगे एंड एल्वुलाई में जो CO2 होगा उसको हम एक्सहेल करेंगे. तो पल्मनरी रेस्पिरेशन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम क्या क्या हेडिंग्स में पढ़ेंगे पल्मनरी रेस्पिरेशन. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द मसल्स सपोर्टिंग पल्मनरी रेस्पिरेशन. सेकेंड वी विल see the role of pressures, and third we will see the compliance. Now come to the first part, that is the muscles supporting the pulmonary respiration. तो मसल्स कौन कौन सी होती है हमारे पल्मनरी रेस्पिरेशन में? देखो हमारे जो लंग्स है उसका एक वर्टिकल डायमीटर होगा एंड वन इज AP डायमीटर होगा. तो अगर वर्टिकल डायमीटर बढ़ रहा है लेंथनिंग हो रही है या उसकी शॉर्टनिंग होगी. अगर लेंथनिंग हो रही है दैट मीन्स स्पेस बढ़ रहा है तो हम इंस्पायर करते हैं. अगर शॉर्टनिंग हो रही है तो स्पेस कम हो रहा है दैट मीन्स वी विल एक्सपायर. एंड AP डायमीटर का क्या होता है? अगर AP डायमीटर की लेंथ बढ़ रही है तो दैट मीन्स हम इंस्पायर करेंगे और अगर एक्सपायर करेंगे अगर लेंथ कम हो रही है. तो लेट्स सी, जो हमारा वर्टिकल लेंथनिंग और शॉर्टनिंग होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द डायफ्राम मसल. जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी डाउनवर्ड शिफ्ट होती है देन वी इंस्पायर. एंड जब वो रिलैक्स होता है देन जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है देन वी इंस्पायर एंड जब वो रिलैक्स होता है तो हम एक्सपायर करते हैं. एंड AP डायमीटर हमारा रिब केज की वजह से होता है. तो जो हमारा रिब केज है, मान लो हमने एक्सपायर किया तो हमारा क्या होता है डाउनवर्ड फॉल हो जाता है ऑफ द रिब केज, और उसकी वजह से क्या होता है जो हमारा स्टर्नम है वो वर्टिब्रा के क्लोज हो जाता है, तो जिसकी वजह से AP डायमीटर हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसा होता है एक्सपीरेशन में. बट जब हम इंस्पायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो रिब केज है वो फॉरवर्ड हो जाएगा और जो हमारा स्टर्नम है वो फॉरवर्ड आ जाएगा अवे फ्रॉम द वर्टिब्रा. तो उसकी वजह से हमारा AP डायमीटर जो है वो बढ़ जाएगा तो हम इंस्पायर करेंगे. तो जो हमारा ये मूवमेंट होती है रिब केज की उसमें हमारी कौन सी मसल्स हेल्प करती है? जो मोस्टली हम इंस्पायर करते हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन जो मसल है वो एक्सपीरेटरी इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है. जब हम इंस्पायर करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो रोल होता है वो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं. स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होती है, एंटीरियर सेरेटाई मसल होती है एंड स्केलेनी मसल होती है. ये क्या करती है हमारे रिब केज को अपलिफ्ट करती है. और जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें मेन रोल होता है हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का. जब हम रेगुलर इंस्पिरेशन ले रहे हैं
तो मोस्टली डायफ्राम और रिबकेज मूवमेंट से हमारा काम चल जाता है। बट अगर हमें फोर्सफुली इंस्पायर एक्सपायर करना है तो हमारा एब्डोमिनल मसल भी पार्टिसिपेट करती है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मसल्स हेल्पिंग इन द रेस्पिरेशन। तो मेन पार्ट क्या है इसमें, वर्टिकल स्पेस बढ़ाने के लिए डायफ्राम का रोल होता है एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ लंग बढ़ाने के लिए हमारा रिबकेज का रोल होता है। ठीक है। सेकेंड पार्ट दैट वी विल रीड इज द प्रेशर्स। तो सी, जब हम सांस लेते हैं तो चलो मसल्स तो हमारी हेल्प करती है इंस्पायर और एक्सपायर करने में, पर जो हमारे प्रेशर्स होते हैं लंग के अंदर, और अगर वो नेगेटिव है हमारे प्रेशर्स, या नॉर्मली क्या होता है अगर कोई पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा तो हमारा जो एल्वियोलाई का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसको हम 0 कंसीडर करते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो अगर हमारा 760 से कम है, दैट मीन्स अगर नेगेटिव प्रेशर है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तो हम इनहेल करेंगे। अगर प्रेशर पॉजिटिव है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा है तो हम एक्सहेल करेंगे। तो जो हमारा नॉर्मल प्रेशर्स होते हैं लंग्स के, उसमें क्या होते हैं, मान लो जो हमारे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल्वियोलर, दो प्रेशर्स होते हैं, एल्वियोलर प्रेशर्स एंड प्लूरल प्रेशर्स। प्लूरल प्रेशर क्या होता है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस क्या होता है, जो हमारा विसरल एंड पैराइटल प्लूरा के बीच में स्पेस होता है। विसरल प्लूरा क्या होगा, जो लंग की कवरिंग होती है, एंड पैराइटल प्लूरा क्या होते हैं, जो हमारी चेस्ट वॉल की कवरिंग होती है। तो उसके बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, उसको हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, वहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज होती रहती है और जिसकी वजह से माइल्ड नेगेटिव प्रेशर वहां पे रहता ही है हमेशा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हमारा प्रेशर होता है प्लूरल स्पेस में, और एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर होता है। तो मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर चेंज इन वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर 500 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम टू इनहेल। ओके, स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन पे हमारा प्लूरल प्रेशर होता है -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड एंड ऑफ इंस्पिरेशन पे -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और हमारा एल्वियोलर प्रेशर क्या होता है, एल्वियोलर प्रेशर स्टार्टिंग में 0 होता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर के इक्वल है, और जब हम इनहेल करते हैं दैट एंड ऑफ इंस्पिरेशन पे -1 तक हो जाता है, एंड जब एक्सहेल करते हैं तो वो +1 हो जाता है। दैट 1 प्रेशर जो चेंज है दैट इज इनफ फॉर 500 ml वॉल्यूम टू इंस्पायर और एक्सपायर। तो दोनों प्रेशर ही नेगेटिव होते हैं फॉर इंस्पिरेशन। तो जो ये डिफरेंस होता है एल्वियोलर एंड प्लूरल प्रेशर के बीच का, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये वो प्रेशर है दैट इज द रिकॉइल प्रेशर, जिसकी टेंडेंसी होती है हमेशा लंग को कोलैप्स करने की। नेक्स्ट वी विल रीड द कंप्लायंस। थर्ड थिंग इज द कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम लंग एक्सपैंड विद every 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंक्रीज इन द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अगर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बढ़ेगा तो कितना लंग वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस। नॉर्मली क्या होता है, 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर हमारी लंग कंप्लायंस होती है ऑफ द बोथ लंग्स। मतलब कि अगर हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से बढ़ेगा तो 200 वॉल्यूम ऑफ द एयर हम इंस्पायर कर पाएंगे, 200 ml। तो इसलिए कंप्लायंस क्या हुई, ऑफ बोथ लंग 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो जो हमारा कंप्लायंस होता है वो कंप्लायंस हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो इलास्टिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है जो कि हमारे लंग्स में होते हैं। एक तो होता है जो इलास्टिक फोर्स ऑफ द लंग के पैरेन्काइमा का, और दूसरा होता है ऑफ द एल्वियोलाई। तो जो हमारा लंग होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि इलास्टिन और कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है, वो आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं। तो मान लो जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है तो वो स्ट्रेचिंग हो जाएगी उनकी फाइबर्स की, तो उनकी टेंडेंसी होगी कोलैप्स करने की, ज्यादा और एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। बट अगर लंग एक्सपीरेशन फेज में है तो वो फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगे तो वो एक्सपैंड हो पाएंगे। तो मतलब कितना वो एक्सपैंड हो पा रहे हैं उसके बेसिस पे हमारी कंप्लायंस होती है जो हमारे लंग पैरेन्काइमा है। अगर मान लो हमारा कोई लंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई या लंग पैरेन्काइमा खराब हो गया, फाइब्रोसिस होगी, तो हमारी कंप्लायंस कम हो जाएगी क्योंकि जो फाइबर्स हैं वो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारे कंप्लायंस को कौन डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई का फ्लूइड, मतलब कि जो सरफेस टेंशन होती है इन द एल्वियोलाई। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ, एक रेन ड्रॉप है और वो एटमॉस्फेयर में हमने छोड़ दी है, तो रेन ड्रॉप का जो सरफेस होता है वो क्या ट्राई करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में इतना जुड़ के रहने की ट्राई करता है ना कि एयर उसको तोड़ ना पाए। तो जो सरफेस होता है वो वैसे ही, जब अगर मान लो एल्वियोलाई के अंदर जो एल्वियोलर फ्लूइड होता है वो ट्राई करता है कि उसका मॉलिक्यूल्स है पास पास रहे, जिसकी वजह से एल्वियोलाई की टेंडेंसी होती है टू कोलैप्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, दैट इज सर्फेक्टेंट्स, जो कि हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो कि 10% ऑफ एल्वियोलाई मेम्ब्रेन पे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सर्फेक्टेंट्स। तो उन सर्फेक्टेंट्स का क्या काम होता है कि जो वो एक्टिव इंटरफेस ये बना होता है उसको कोलैप्स करने की टेंडेंसी को कम कर देते हैं। तो सर्फेक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द लंग्स, ताकि लंग कोलैप्स ना हो। तो जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो भी अगर किसी में, जैसे बेबीज में हम देखते हैं सर्फेक्टेंट के इंजेक्शंस दे देते हैं, अगर वो नहीं देंगे, सर्फेक्टेंट नहीं बनता तो वो कोलैप्स हो जाएगा लंग। तो ये 2 फैक्टर्स है जो हमारी कंप्लायंस को डिटरमाइन करते हैं कि लंग कितना एक्सपैंड होगा, दैट इज सर्फेक्टेंट, एंड वो हो गया कि फोर्सेस इन द एल्वियोलाई एंड पैरेन्काइमल फोर्सेस, जो कि कोलेजन और इलास्टिन की वजह से हमारे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या होती है? वॉल्यूम होती है सिंगल पैरामीटर जो होता है, एंड कैपेसिटीज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉल्यूम्स। तो जो हमारा हम 4 वॉल्यूम्स होती है, 4 कैपेसिटीज होती हैं, जो हम ये डिटरमाइन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर हम देखते हैं वॉल्यूम्स को भी और कैपेसिटीज को भी। तो वॉल्यूम्स में क्या क्या वॉल्यूम्स आती हैं? फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन में इनहेल और एक्सपिरेशन में एक्सहेल करते हैं, लाइक तो ये होती है 500 ml टाइडल वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। Next is inspiratory reserve volume, that is the volume of the air that we can inhale with the forceful respiration। जैसे 500 ml तो हम इनहेल कर ही रहे हैं, उससे ज्यादा और कितनी इनहेल कर सकते हैं अगर फोर्स लगाएं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 3000 ml। नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होता है कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद हम फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हैं, वो होता है 1100 ml। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है कि ERV भी बाहर निकल गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकल गया, पर कुछ वॉल्यूम ऑफ द एयर हमेशा हमारी लंग्स में रहती है, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो हमेशा 1200 ml के अराउंड होती है। कैपेसिटीज में क्या क्या आते हैं? कैपेसिटीज में हमारा आता है वो आएगा हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो जो हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है वो होता है कि इतना पूरा इनहेल कर सकते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। सेकंड इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो हमारी लंग में रह जाती है, वो ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। वाइटल कैपेसिटी होती है IRV, TV एंड ERV को ऐड करके जो आता है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी इज जो वाइटल कैपेसिटी है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करके जो आता है, जो हमारी है 5800 ml। नेक्स्ट होता है कि हमारा वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन का क्या मतलब है? जो यूजुअली हम एयर इनहेल करते हैं वो सारी एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है। एल्वियोलर वेंटिलेशन इज अ वेंटिलेशन, दैट पार्ट ऑफ वेंटिलेशन जो कि हमारा पल्मनरी एक्सचेंज में पार्ट लेगा। जो ऊपर की हमारी एयर होती है, जो डेड स्पेस है, वहां पे कोई कैपिलरी नहीं है, तो हम जैसे इनहेल करते हैं वैसे ही एक्सहेल कर देते हैं, तो वो डेड स्पेस वेंटिलेशन होती है। और जो एल्वियोलाई लेवल पे होती है वो एक्सचेंज में पार्ट लेती है, दैट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज रेस्पिरेटरी रेट इनटू ब्रैकेट में आएगा टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वेंटिलेशन। तो 12 हमारी रेस्पिरेटरी रेट है, तो टाइडल वॉल्यूम हमारी 500 ml होती है, और जो डेड स्पेस वॉल्यूम होती है वो अराउंड 150 ml होती है। तो इसको हम करेंगे तो मतलब कि 12 इंटू 350 ml हो गया, तो अराउंड 4200 ml ऑफ जो एयर है वो हम वेंटिलेट करते हैं विद एवरी मिनट, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ब्रेथ्स का ऐड कर दिया। तो दैट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये 38 चैप्टर ऑफ गाइटन है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पल्मनरी फिजियोलॉजी,
ये सारी फोटोज जो अटैच्ड है वो सब गाइटन की है. You can go through the book after seeing my lecture, or first you can read the book and then see my lecture, whatever that will make your reading easy. Thank you.